हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में। इन्होंने क्या कहा, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। जिन पियाजे जो है दोस्तों, यह मैं बता देना चाहता हूँ कि यह टॉपिक जो है यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, मतलब टेट एग्ज़ाम के लिए या शिक्षक पात्रता परीक्षा। यदि आप किसी भी स्टेट में या सेंट्रल के या किसी भी राज्य का आप दे रहे हैं तो यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों, जब इन्होंने इसको दिया तो इसको 4 स्टेज में या 4 अवस्थाओं में इसको बांट कर दिया। क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसको समझें अच्छे से। तो जो 4 भागों में जिसको बांटा गया, 4 स्टेज में जो यह सिद्धांत दिया गया, वो क्या क्या है दोस्तों। पहला है संवेदी, मतलब पेशीय अवस्था, ठीक है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है ठोस संक्रिया की अवस्था। चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। लेकिन इन चारों अवस्थाओं के बारे में जानने के पहले हमें इसका पूर्व कल्पना करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इन अवस्थाओं के बारे में और अच्छे से हम लोग जान पाएंगे। तो पहला जो है दोस्तों, मानव शिशु जो है जब वह जन्म लेता है तो अपने आसपास के वातावरण को देखता है, क्योंकि वह उस चीज़ से अवगत नहीं है, वो सब कुछ सीख कर इस धरती पर नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चा जन्म लेगा तो वो सब कुछ सीख कर नहीं आया है। माँ के कोख में सब कुछ सीखा नहीं जाता है, नहीं तो सभी आईएएस ही जन्म लेते, सभी बच्चे आईएएस ही जन्म लेते हैं। लेकिन वैसा नहीं होता है दोस्तों। हम आकर और धरती पर ही अपने वातावरण से ही सबसे ज़्यादा और अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो जब वह किसी चीज़ को नहीं जान रहा होता है या उस चीज़ से वो अवगत नहीं होता, तो उसको वो समझना शुरू करता है। कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि वो अनिश्चितता को दूर करने के लिए, क्योंकि वो जान नहीं रहा है तो वो निश्चित नहीं है किसी के बारे में। जैसे कि कुछ दिन पहले जब वो पूर्व प्रसूति काल में बच्चा था, मतलब अपने माँ के गर्भ में बच्चा था, तो वो अपने ढंग से रहता था। एक सिकुड़न में बच्चा रहता है और वहाँ का मतलब गर्भाशय का जो ताप होता है वो मनुष्य के शरीर के अनुकूल होता है। जब वहाँ से वो बच्चा बाहर निकला तो क्या हुआ कि एक तो उस सिकुड़न से वो आज़ाद हुआ। कहने का मतलब यही है कि वो फ्री हुआ, उसको थोड़ा फ्री लगेगा तो वो कंफर्टेबल अपने आप को महसूस नहीं करेगा। आप देखे होंगे दोस्तों कि हमारे घर में जब बच्चा होता है तो क्या करते हैं ना कि उसको एक कपड़े में लपेट कर उसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे अवगत नहीं है, वो पहले जिस तरह से था, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ वो तो डे 1 से हुआ और 9th मंथ उसका चला, तब तक वो गर्भाशय में रहा। तो पहले उसका आदत जो था वो उसी तरह था, सिकुड़न में रहना। पैर मुड़ा हुआ रहता है, बच्चे का गर्दन टेढ़ा रहता है, रीढ़ टेढ़ा रहता है, सभी चीज़ बहुत ही ज़्यादा उस पर असरदार रहता है। तो जब वहाँ से वो निकलता है तो वो उसको अनकम्फर्टेबल लगता है कि भाई ये कैसे जगह पर हम आ गए। वो अनकम्फर्टेबल उसको जब महसूस होता है तो वो रोना शुरू करता है। तो हम उसको कंफर्टेबल बनाते हैं, तो उसके लिए कपड़ा से लपेट देते हैं। दूसरी बात कि जब बच्चा जो है वो कोख में रहता है तो एक अलग तापमान में रहता है, क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान जितना है उतना ही तापमान पे वो भी रहता है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लिया तो उस तापमान से वो निकल गया और अपने शरीर के खुद बनाए गए तापमान पर वह रहता है, तथा वह अपने परिवेश या अपने वातावरण के तापमान को वो अनुभव करता है। तो उससे भी उसको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, वो उसमें एक अच्छे ढंग से वो संतुलित नहीं हो पाता। तो इस सभी चीज़ों को वो सीखने लगता है। तो क्या हम लोग के द्वारा इसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, थोड़े अपने जिस बेड पर या जिस बिस्तर पर उसको मतलब सुलाया जाएगा, तो उस बिस्तर को कहीं ना कहीं हम लोग उस रूम को या उसके आसपास के परिवेश को थोड़ा गर्म करने का हम लोग प्रयास करते हैं, जिससे बच्चा जो है कंफर्टेबल हो जाए और उसको जो है थोड़े थोड़े धीरे धीरे वो अनिश्चितता को दूर करते करते एक परिपक्वता की ओर बढ़ सके। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि पहला में इतना जो चला, इतना जो मतलब मैं अभी तक समझाया, इसमें यही बात है कि जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। बच्चा हर चीज़ सीखने लगता है तथा एक संबंधित एवं समन्वित ढंग से इस क्षमता को विकसित करने की कोशिश करता है। तो समन्वित्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस वर्ड को देखकर घबराना नहीं है। समन्वित्व का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट करना और उसको समझना।
दूसरा देखते हैं दोस्त, जब बालक के सामने कोई ऐसी घटना घटती है, कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि यदि वो अचानक सुनता है, जैसे बच्चा कुछ बड़ा हुआ, 2 4 साल का हुआ, बच्चा समझने लगा, बोलने लगा, जाने लगा, अपने परिवेश में घुल मिल, क्योंकि 4 साल के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल भी जाना कहीं ना कहीं वो शुरू कर देते हैं या स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो कुछ भी, उसके सामने कोई भी घटना घटेगा, दुखद हो या सुखद घटना हो, वो पहली बार उस घटना से फेस कर रहा होगा। सपोज दैट मैं एक घटना बताता हूँ, यदि किसी को सांप काट ले, एक हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को सांप काट ले और वह मर जाए, यह खबर पूरे कस्बे में या अपने वातावरण या परिवेश में पूरा फैल जाए, तो वो बच्चा भी इस बात को सुनेगा और उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। तो वह इस चीज़ से बाहर कैसे निकलेगा, वो बच्चा इस चीज़ से बाहर कैसे निकलेगा या इस चीज़ को कैसे समझेगा कि सांप भी होता है, वो काटता भी है, या बहुत सारे तरह का बात है जो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है आसपास के व्यक्तियों से सुनने को मिलता है। तो जब ऐसी कोई घटना घटती है तो उसका सबसे पहले अनुभव नहीं होता है, तो मतलब उसको ये अनुभव नहीं होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर चीज़ को वो जानता नहीं है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, तो इस तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा, जब ऐसी घटनाएं को वो सुनेगा तो उसमें संज्ञानात्मक का कहीं ना कहीं वो असंतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगा, जिससे वह आत्मसत्कार तथा समायोजन के माध्यम से संतुलित करेगा। बाद में वह क्या सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जब गार्जियन के द्वारा या माता पिता या शिक्षक के द्वारा यह बताया जाएगा बच्चे को, या अपने परिवेश से जब वो सीखेगा कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसा होता है, सांप एक जीव होता है जिसके ऊपर पैर रख देने से वो बाइट कर लेता है, जिसमें जहर होता है और वो जहर फैल जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। जब इस चीज़ को समझेगा तो वो समायोजन करके वो खुद ही संतुलित इस मामले में हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, सम्य धारण की प्रक्रिया सिर्फ बालकों की गत अनुभूतियों पर ही निर्भर नहीं होती। कहने का मतलब, जो अभी तक हम लोग भी मान लीजिए कि हमारा उम्र या किसी भी बच्चे का उम्र 30 है या 25 है, तो आज तक जो वो सीखा है डे 1 से लेकर माँ के कोख से लेकर अभी तक 25 साल के दरमियान वो सब कुछ जो सीखा है, ज़रूरी नहीं है कि इतने समयावधि के बीच में जो बिताया गया समय है या जो अनुभव है ये आगे भी काम आएगा। क्योंकि जब तक लाइफ है हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा हमारा काम होता है सीखना। व्यक्ति हर एक चीज़ से सीखता है, ठीक ना। जैसे कि अभी कोरोना हो गया है, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि कोरोना से पूरा विश्व परेशान है। तो हम लोग के लिए या सभी के लिए एक नया एक अनुभव है। हम लोग सभी लोग इसके पीछे पागल हैं, इसका वैक्सीन ढूंढने में या इससे बचा कैसे जाए। अलग अलग तरह के थ्योरी निकल रही है कि ऐसा है वैसा है, कुछ भी है, चलिए वो टॉपिक बाद में है, लेकिन समझने के तौर पे मैंने आपको ये बताया। तो क्या होता है कि अभी तक के जो अनुभव हैं बच्चों में, डे 1 से लेकर मान लीजिए 25 साल तक किसी बच्चे का उम्र है, वो ज़रूरी नहीं है कि इतने समयावधि के बीच में जो बिताया गया समय है, इससे जो उसको अनुभव मिला वो आगे भी उसका काम आएगा, बल्कि उसका शारीरिक परिपक्वता के स्तर पर भी यह असर डालता है। मतलब यह भी उस पर निर्भर करता है। उसका स्नायु मंडल जो होता है, मतलब आसपास के जो क्षेत्र हैं और उसका जो अपना वातावरण है, अपना वो क्या समझता है, कैसा सोचता है, इस पर भी वो निर्भर करता है। संवेदी अंग दोस्तों, नाक कान मुंह आँख जो भी है संवेदी अंग है, इनके द्वारा कुछ देखा जाना, सुना जाना, बोला जाना, सभी पर। जैसे अब मैं बता ही देता हूँ, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है तो कुछ ऐसा वर्ड हो गया, कुछ ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग बहुत ही लंबा होगा, वो छोटा सा वर्ड में बोला, तो बोलने के तर्ज पर तो हम कह ही सकते हैं कि संवेगिक अंग के द्वारा यह वर्ड निकला, हम बोले तभी यह वर्ड निकला। तो ऐसे ही बातें होती है। पेशीय अंग होता है, किसी को मारना, किसी को बैठाना, किसी को अलग अलग क्रियाएं होती है। तो आप इसको अच्छे से और पढ़ें। मैं इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम में आपको मैं सेंड कर दूंगा, आप वहां से इसको लेके और पूरा इस पर गहन अध्ययन करें। आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी बातों पर भी वो निर्भर करता है, न कि अभी तक के जो बिताए गए समय के अनुसार जो हम लोग अनुभव
अपना जीवन में किए हैं, सिर्फ इस पर ही निर्भर न होकर शारीरिक परिपक्वता पर, स्नायुमंडल पर, संवेदी अंग पर, पेशीय अंग पर भी वह निर्भर करता है। चौथा टॉपिक, फोर्थ पॉइंट, समयाधारण का प्रभाव जो है दोस्तों, यह होता है कि बालक की संज्ञानात्मक संरचना अधिक विकसित हो जाती है। फोर्थ पॉइंट हमको यह बताता है कि बालक का वह आयु जिसमें बालक अच्छे तरह से संज्ञानात्मक रचना में विकसित हो जाता है, जिसके कारण संज्ञानात्मक विचार की चारों अवस्थाओं में उसका विकास संरेखित होता है। मतलब चारों जो हम लोग जो अभी तक देखे, ये जो चारों हैं, संवेदी, पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था, औपचारिक, जब तक इनका जो सब डिवीज़न है इसको हम लोग जब तक नहीं पढ़े, मतलब इसका मतलब ये है कि पढ़े तो सब कुछ, लेकिन बच्चे में जब तक ये चीज़ हम लोग नहीं करते हैं या बच्चे ये सब चीज़ के अनुकूल रूप से इसमें नहीं बढ़ता है, तो तब तक इसमें समरेखी अवस्था उत्पन्न नहीं होगा। अब आते हैं संज्ञानात्मक विकास के चारों अवस्थाओं पर। इसमें क्या कहा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसकी चार अवस्थाएं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी चार अवस्थाएं हैं। तो इन चारों अवस्थाओं को अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसका पूर्वानुमान हम लोग लगा चुके हैं। तो पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। यह क्या है? जन्म से 2 साल तक होती है। यह जो है, मतलब संवेदी पेशीय अवस्था क्या है कि जन्म से 2 साल, इस दरमियान में बच्चे का शरीर बहुत ज़्यादा ही विकसित होता है और बहुत स्पीड से बढ़ता भी है। आप देखे होंगे, आपके घर में कोई बच्चा हुआ हो, सबके घर में ही आप लोग का अनुभव होगा कि किसी के घर में बच्चा हुआ तो बच्चे जो हैं वो डे 1 में छोटा और नन्हा सा दिखने में लगता है, लेकिन आप अचानक से 1 महीने के बाद उस बच्चे को देखें तो आप उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट आप उसमें देखेंगे। जैसे कि बच्चा थोड़ा सा पुष्ट हो गया है और उसकी जो त्वचा है उसमें थोड़ी सख्त पन आया हुआ है, मतलब थोड़ा वो गठीला हुआ है, इस तरह की आप उसमें देखते हैं। तो पेशीय अवस्था इसी में हम लोग इसी को कहते हैं। इसमें शिशु जो होता है, शिशुओं में अन्य क्रियाओं के अलावे शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ कर मुँह में डालकर उसको अध्ययन करना आदि करते रहता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप बच्चे को देखे होंगे कि जब आप उस बच्चे को कुछ हाथ में देते हैं तो वो क्या करता है कि पट से वो मुंह में डाल देता है तुरंत। आप पैसा ही उसके हाथ में क्यों ना दे दें, तो वो क्या करेगा, वो अपना मुंह के अंदर उसको डालकर और उसका मतलब वो अनुभव करना चालू करेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, उसको वो समझ नहीं सकता। जिस अनुसार से वो समझेगा उस अनुसार से उसको वो अपने वो आदत में इसको डालेगा और उसको सीखने की कोशिश करेगा। तो प्याजे ने बताया कि इस अवस्था में शिशु का बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो 6 सब डिवीज़न में बटा हुआ है, मतलब 6 सब डिवीज़न से होकर ही वह गुजरता है। आइए उस सब डिवीज़न को देख लें। एक है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था है। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तीसरा है गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। चौथा है गौण सिस्टमेटा की अवस्था। 5वां है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। 6 नंबर में है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज। इन 6 सब डिवीज़नों को इसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा, या फिर आपको जब मैं नोट्स दूंगा तो आप इसको अपने नोट्स में भी पढ़ सकते हैं। खैर चलिए, मैं इसका आपको मैं इसको बता ही देता हूँ कि क्या है नहीं है, क्योंकि आपको कहीं और नहीं जाना पड़े। तो जो पहला है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्था, तो इसमें जब इन्होंने कहा तो इसमें कहा कि वह जन्म से 30 दिन तक ही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो है यह 30 डेज तक ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्ती क्रिया करता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब कि वो
रिफ्लेक्स करता है। किसी भी चीज़ को एक्टिविटी देखने के बाद उसमें वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अनुसार वो अपने पैर को फेंकेगा या फिर कुछ और क्रियाएं करेगा, रोएगा, क्योंकि वह इसमें क्या होता है ना कि आप जैसे बच्चे को देखें कि जैसे मैंने पहले बताया कि वह कोऑर्डिनेट करता है, उसको हर चीज़ मालूम नहीं है या फिर वह हर चीज़ से अवगत नहीं है, वो अपने आप को जो है कंफर्टेबल बनाना चाहता है, तो इस तरह की वो प्रतिक्रिया की अवस्था करता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया में चूसने का जो है एक संबंध, वो हम कह सकते हैं कि चूसना एक होता है प्रतिवर्ती क्रिया जैसे में। दूसरा प्रमुख वित्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यह 1 महीने से 4 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तन होता है, दोहराई जाती है और एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित मतलब कोऑर्डिनेशन हो जाता है, क्योंकि 1 महीना से 4 महीना जब उसमें उस बालक के द्वारा जब गुजारा जाएगा या समय स्पेंड किया जाएगा तो वो बहुत सारी चीज़ों को वो सीख चुका होगा, जो कि आम बड़े आदमी इसको बहुत ही गहन अध्ययन करके ही इसको जाना जा सकता है, या फिर आप जीन पियाजे के सिद्धांत से इसको आप जान सकते हैं। इन व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उसके शरीर की मुख्य प्रतिवर्ती क्रिया होती है, एवं इसमें वृत्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको बार बार वह दोहराते हैं। 4 महीना जब समय होता है दोस्तों, तो वो क्या करता है कि बच्चा जो है वो गर्दन को उठाना, पैर को फेंकना, ऐसी क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा करती है। तो इस तरह की क्रियाओं में वह बहुत ज़्यादा निपुण हो जाता है और बार बार उसी को करते रहता है, इसलिए वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था इसको कहते हैं। चौथा जो है गौण प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। गौण में क्या है दोस्तों, यह कितने से कितने दिन तक चलता है? यह 4 से 8 महीने तक चलता है, क्योंकि इसका पहला जो अवस्था था वो 1 से 4 महीने तक चला था। तो अगला प्रक्रिया जो है यह कितने दिन तक चलेगा या कितने महीने से कितने महीने तक, तो यह 4 से 8 महीने तक चलेगा। इसमें क्या करता है दोस्तों, इसमें वह शिशु जो है वस्तुओं को उलटने पुलटने का काम करता है, छूने का काम करता है। इसमें वह जानना शुरू करता है, किसी चीज़ को पकड़ेगा तो पकड़े हुए रह जाएगा। ये मैंने पिछले क्लास में समझाया भी है, आप जेटेट का पिछला क्लास आप ज़रूर देखें जिसमें क्रियात्मक विकास को मैंने पढ़ाया है, भाषा विकास को पढ़ाया, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें। तो ऐसी क्रियाएँ वो करता है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियात्मक क्रिया क्या है दोस्तों, यह जो है यह कब से कब तक चलता है? यह 12 महीने से 18 महीने तक चलता है। मतलब जब 1 साल बच्चे का हो जाता है उस महीने से लेकर दूसरे साल के लगभग दूसरे साल तक ही यह चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। जो चौथा है गौण सिमेटा की अवस्था, इसमें क्या होता है दोस्तों, गौण सिमेटा की अवस्था 12 से 18 के बीच में ही चलता है। यह 12 महीने की अवधि से ही होता है। मैं पहला जो है गौण क्रियात्मक ये 8 महीने तक मैंने बताया। तीसरा चौथा जो है यह 12 महीने की अवधि से ही शुरू होता है, ठीक है। और जो 5वां है दोस्तों तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, यह 12 महीने से 18 महीने तक चलता है। इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लेना। 6 नंबर जो है दोस्तों मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, यह कितने से कितने तक चलता है दोस्तों, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि 5वां जो है यह 18 महीने तक चला है, तो यह अवस्था कहीं ना कहीं 18 महीने के बाद ही शुरू होगा, लेकिन यह 18 महीने से शुरू होकर 24 महीने तक की अवस्था में यह चलता है, ठीक है। मतलब 2 साल तक में यह पूर्ण हो जाता है। यह अवस्था जब है 1 साल से लेकर दूसरे साल की समयावधि के अनुसार ही यह पूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो इसकी दूसरी जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें पियाजे ने यह कहा है कि संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 साल से 7 साल की होती है। आप ध्यान दें कि ये सारे जो है दोस्तों, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया ये इसका सब डिवीज़न है, इसका भाग नहीं है, क्योंकि पहला जो है यह 6 सब डिवीज़न में से ही गुजरता है। क्योंकि आप देखें कि इसमें पेशीय अवस्था को रखा गया है, तो बच्चों में शारीरिक डेवलपमेंट जो है वो 2 साल तक बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए इसको इसमें रखा गया है। तो आगे जब बढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि अगला टॉपिक जो कह रहा है हमको कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है वो 2 साल से 7 साल की होती है। दूसरे शब्दों में
यह अवस्था जो होती है प्रारंभिक बाल्या अवस्था में होती है। जब हम दूसरे साल में जब एंटर करते हैं या बच्चा कोई एंटर करता है दूसरा साल, जब उसका उम्र 2 साल का होता है तो वह प्रारंभिक बाल्या अवस्था में वो घुस चुका होता है या प्रारंभिक बाल्या अवस्था उसमें प्रारंभ हो चुकी होती है। इस अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। याद रहे इसको कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राक संक्रियात्मक अवधि और दूसरा है अंतर्दर्शीय अवधि। आपको यह मैं पीडीएफ में उपलब्ध करा दूंगा। तीसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं, नहीं तो वो क्या होगा ना कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप समझने में आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये लेक्चर आपको समझा के ख़त्म कर दिया जाए और इंटरेस्टिंग बने। ठोस संक्रिया की अवस्था जो है दोस्तों, यह अवस्था 7 साल से प्रारंभ होता है और 12 साल तक चलता है, क्योंकि 12 साल में टीन ईयर शुरू हो जाता है। अब जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि टीन ईयर कब से शुरू होता है, तो जब से वो संख्या जिसके लास्ट में हम देखें तो टीन आता हो, जैसे 11 में तो टीन नहीं आता है, 12 में टीन नहीं आता, लेकिन जैसे हम 13 बोलते हैं तो 13 में लास्ट में टीन आता है, तो इसको हम टीन ईयर बोलते हैं। और जब तक संख्या के अंत में टीन मिलता रहेगा वो सारी चीज़ों को या उस बीच के उम्र को हम लोग टीन ईयर कहते हैं। आपको ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, इसके बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आप जाके पिछला क्लास ज़रूर देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसकी विशेषता यह है दोस्तों, इस ठोस संक्रियात्मक की अवस्था जो होती है, इसकी विशेषता यह है कि बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रिया करके समस्या का समाधान कर लेती है। अर्थात जब 7 से 12 साल का उम्र जो होता है, बच्चा स्कूल में LKG 1 क्लास या 2 क्लास में ही होता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि बच्चे हर एक चीज़ से नई बार पहचान में आता है, वह किसी चीज़ को फेस कर रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कभी कोई चीज़ वस्तु है जो वह नहीं देखा है, तो ऐसे में मैं क्या कहूँ, आप खुद से ही इसको रियलाइज़ कर लेना कि क्या ऐसा वस्तु हो सकता है जो बच्चा 7 साल की उम्र में बहुत ही दुर्लभ रूप से उसको देखता होगा। तो ऐसी वस्तु जब वो देखता है तो उस वस्तु को देखकर उसको आसानी से मानसिक संक्रिया के अनुसार उसको धारण कर लेता है और उसके बारे में समझना शुरू करता है। परंतु यदि उस वस्तु को न देखकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार कर यदि समस्या उत्पत्ति की जाती है, तो ऐसे अवस्था में मानसिक संक्रियाएं कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ होती है। जैसे कि हम किसी परीक्षा को देते हैं, हम जैसे कि अभी हम लोग या आप सभी जैसे कि अभी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जब आप तैयारी करेंगे, मेंस देंगे, पीटी देंगे, उसके बाद पहले पीटी देंगे, मेंस देंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा? कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आप के लिए कठिन हो। वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, क्योंकि वो जानता है कि आप ये सारी चीज़ों को पढ़ के ही यहाँ आए हैं। वो उतना मूर्ख नहीं है, आपके सामने वाला जो आपका इंटरव्यू लेगा वो कहीं ज़्यादा जान रहा हो, इसलिए वो ऐसी अवस्था या ऐसी परिस्थिति को आपके सामने रखेगा और आपसे यह पूछेगा कि आप इससे कैसे निकलिएगा। तो आपको ऐसी अवस्थाएं जब पहुँचेंगे तो बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ भी यह चीज़ें कहीं ना कहीं घटती रहती है। तो 2 मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, पहला है ब्राउन और दूसरा है कुक। इन्होंने क्या किया कि ठोस संक्रियात्मक चिंता की दूसरी परिसीमा यह है कि वह बहुत क्रमबद्ध नहीं होती। कहने का तात्पर्य यही है कि बार बार ऐसी चीज़ों से वह टकराव में नहीं आएगा जिससे कि वह बार बार किसी न किसी असमंजस्य में पड़े और उसको वह अच्छी तरह से डील करने की कोशिश करे। किसी समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में बालक नहीं सोच पाता। जाहिर सी बात है कि हम कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दें जिसे वह उबर नहीं पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप सुने होंगे एक आजकल नया ट्रेंड चला है कि डिप्रेशन में चला जाना। तो ये सभी इसी क्रमबद्ध क्रिया के कारण ही होता है, जब वो एक रेखीय में नहीं होता है और बार बार यह टूटते और बिगड़ते रहता है। तो इस सभी कारण ये होते रहता। औपचारिक संक्रिया की अवस्था जो होती है दोस्तों, चौथा टॉपिक जो हमारा है, यह अवस्था 11 साल से प्रारंभ होती है और वयस्क अवस्था तक चलती है ही नहीं चलती है। जब तक वो वयस्क रहेगा तब तक ये अवस्था चलेगी।
वयस्क अवस्था में बच्चे किशोरावस्था में होते हैं, इसमें चिंतन ज़्यादा होता है और मन लचीला होता है, प्रभावी होता है हर एक चीज़, उसमें चिंतन के पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। मतलब कि हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि टीन ईयर जो होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। यदि शिक्षक, माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग यदि किसी बच्चे को सही राह पर नहीं लेके चले, तो यह एक ऐसी अवस्था है किशोरावस्था जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं और कई गलत रास्ते पर उतर जाते हैं। ये दायित्व किसका बनता है? ये माता पिता, शिक्षक, ये सभी का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को एक संतुलित रूप से आगे बढ़ाएं और उनको सबसे ज़्यादा गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। किन अवस्थाओं में दोस्तों? जैसे कि मैंने बताया, टीन ईयर में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक में बच्चे को सबसे ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा संवेदनशील, लचीलता मन में और चिंतन करने में अपने आप को ज़्यादा मतलब अपने आप का सबसे ज़्यादा समय इसी अवस्था में और इसी चीज़ में ही लगाता है। तो आज का जो लेक्चर था दोस्तों, जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, यही था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में ग्रुप में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा मैं आपको अपने व्हाट्सएप का ग्रुप का भी मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये था आपके लिए पियाजे का सिद्धांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।